फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा कि हाउ डू वी स्टोर द डेटा. इनफैक्ट एक्चुअली हमने यूज़ किया शेयर्ड प्रेफरेंसेस. मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था. एंड शेयर्ड प्रेफरेंसेस में इट वाज एन एक्सएमएल फाइल वेयर इन वी कैन स्टोर द वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़, है ना. प्रिमिटिव डेटा बेसिकली स्टोर कर सकते हैं. अब लेकिन अगर हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो कहाँ करेंगे? तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. एक तो एसक्यूलाइट यूज़ करेंगे आप. अब एसक्यूलाइट इज़ ए नेटिव डेटाबेस टू एंड्रॉयड. नेटिव डेटाबेस का मतलब है एज सी एंड्रॉयड इज़ अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अलॉन्ग विद दैट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर इंस्टॉल्ड. बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग होता है, दूसरी लेयर्स अलग होती है ना. तो SQLite gets installed on your Android when you install Android on your smartphone. So you don't need to additionally first install SQLite. SQLite is an open source software. It is quite easy to use. It can be, as I said, it can be embedded in other applications. That is how actually it is embedded in Linux as well. It is very lightweight database engine. This is the reason why actually mobile application development prefers SQLite integration, and it is a serverless, so you don't need to install additional server to deploy that software, because smartphone में normally it happens the database is also in a local place. एंड अगर हमको एक्चुअली इसको क्लाउड बेस्ड भी यूज़ करना है तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास. और फायर बेस भी एक अलग दूसरा ऑप्शन है, हम MySQL के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. बट SQLite इज प्रेफरेबल व्हेन बिकॉज द डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड लोकली ऑन स्मार्टफोन्स ऑफ ए यूज़र एज वेल. अब इसके लिए आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर भी चाहिएगा जस्ट टू व्यू द डेटाबेस विच यू हैव क्रिएटेड. जैसे कि ये URL है, आप SQLite ब्राउज़र, उसको SQLite DB ब्राउज़र बोलते हैं. ओके, हाँ, दिस इज़ द वन, DB ब्राउज़र फॉर SQLite. तो आप इसके ऊपर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके या तो डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं. ये आपको मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे दिखेगा. और अभी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम कितनी क्लासेस यूज़ करेंगे. तो SQLite ओपन हेल्पर, SQLite डेटाबेस हेल्पर और कर्सर. SQLite हेल्प ओपन हेल्पर जो है हमें हेल्प करेगा डेटा डेफिनेशन लेवल स्टेटमेंट्स पे, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट्स पे. डेटाबेस जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो हमें हेल्प कौन करेगा? SQLite हेल्पर. टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी हमें यही हेल्प करेगा. SQLite डेटाबेस जो हम क्लास यूज करेंगे दैट इज फॉर CRUD ऑपरेशंस, दैट इज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्वेरी. वंस a database has been created, once the tables are being created, then we need to perform operations like insertion of a record, deletion of a record, updation of certain records, or retrieving the results from the data which we have stored. दूसरा हम यूज़ करेंगे डेटाबेस हेल्पर क्लास, जिससे हमें एक्चुअली डेटाबेस को ओपन कर पाएंगे या तो राइटेबल मोड में या फिर रीडेबल मोड में, है ना. और जो डेटा हम जब डेटा रिट्रीव करेंगे क्वेरी मोड से, तो जो हमें डेटा मिलेगा उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट से. जैसे कि रिकॉर्ड पे वो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, फिर हमें मूव नेक्स्ट कर सकते हैं, मूव फर्स्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इसकी मेथड्स है. हम अभी प्राइमरीली ये 3 यूज़ कर लेंगे, मूव फर्स्ट, मूव टू नेक्स्ट और गेट काउंट. मैं आपको एक डेमो बताती हूँ जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम बनाने क्या वाले हैं. तो देखिए, हम ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन जैसा कर रहे हैं. एक सैम्पल बना रखा है बेसिकली. GUI में हम फर्स्ट नेम ले लेंगे, यूज़र नेम ले लेंगे और पासवर्ड ले लेंगे, है ना. अब सपोज मैं एग्जांपल पे यहाँ पे डालती हूँ स्मृति. उसको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और स्मृति, और पासवर्ड वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है. अभी मैं स्मृति रख देती हूँ, है ना. मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड. तो अभी हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये कैसे हो रहा है. व्यू करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक यूज़र एंट्री आ चुकी है. ये स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू डिस्प्ले करवा रखा है, इसलिए थोड़ा व्यवस्थित दिख रहा है. सपोज मैं एक्चुअली एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ, ट्राई. अब यहाँ पे जब जैसे आप इंसर्ट करेंगे और व्यू करेंगे तो ये दे रहा है 2 रिकॉर्ड्स इनटू इट. व्यू कर रहे हैं तब अब ये SQLite डेटाबेस से वैल्यू पिकअप करके आ रही है ना. अगर मुझे अपडेट करना है, जैसे यूज़र नेम में ट्राई की जगह मुझे ट्रायल करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेम को यूनिक मान के चल रहे हैं. ऑल्दो मैंने कोई इसमें अभी वैलिडेशन नहीं लगाए हैं, तो इसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ट्राई दोबारा एंटर नहीं हो सकता है.
वो आप लोग फिर बाद में कर सकते हैं, अगर जिसको डेटाबेसेस आता है उसके लिए काफ़ी चीज़ें आसान है। अब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड अपडेशन सक्सेसफुल। तो अब ट्राई का यूज़र नेम क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे ट्रायल हो गया। अगर इसी को डिलीट करना है तो डिलीट भी मैंने नेम पे के ऊपर फायर कर रखा है, तो अगर ट्राई नाम के मल्टीपल भी होंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो चुका है। तो ये चारों क्रड ऑपरेशन हम परफॉर्म करना देखेंगे, डेटाबेस क्रिएट करना देखेंगे, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट एक न्यू क्रिएट कर रखा है और लेआउट ये कॉपी कर लेते हैं, जैसे अब काफ़ी कुछ वीडियोज़ में करते आ रहे हैं, और शुरू करते हैं। लेआउट में आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, मैं ये तो टेक्स्ट व्यू है, ये जो रजिस्टर वाला दिख रहा है, इसके अंदर दीज आर 3 एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में ये हटा देते हैं, ये टेक्स्ट व्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हिंट आई जाएगी, तो इनको हम हटा ही देते हैं। और अगर ये हटाते हैं तो इन लीनियर लेआउट्स की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऊपर वाला टेक्स्ट व्यू हमें चाहिए, इतने लीनियर लेआउट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर आ गया, इस लीनियर लेआउट की ज़रूरत नहीं है, इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है। एडिट टेक्स्ट आ गया हमारे पास, जिसमें हम यूज़र को बोल रहे हैं कि फर्स्ट नेम आप एंटर कर दीजिए, ये लीनियर लेआउट की ज़रूरत नहीं है। और यूज़र नेम डाल दिया हमने। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर पर्पस दूसरा हो सकता है आपका एप्लीकेशन के अंदर डेटा स्टोर करने का। और ये भी मैं हटा देती हूँ। अच्छा, बटन के लिए रहने देते हैं लीनियर लेआउट, क्योंकि हमें बटन थोड़े ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। ये इस टाइप से चाहिए, 2+2। ये 2+2 आ चुका है। अब इसमें 3 एरर किस चीज़ के लिए आ रही है ये देख लेते हैं। अच्छा, ये तो टच टारगेट टू स्मॉल है, तो ठीक है। अब हम जावा में आ जाते हैं और इनको फाइंड कर लेते हैं। इनको फाइंड कर और यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए फिर से मैं इसमें से ले लेती हूँ, तो हमारा टाइम वो भी बच जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप थोड़ा वीडियो में टाइम देके समझिएगा इसको, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फाइंड मेथड बना रखा है जिसके अंदर सब मैंने फाइंड कर रखा है। अब ये फाइंड मेथड इसको मिलेगी नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि आप हमारे लिए क्रिएट कर दो, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको भी कॉपी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी फाइंड हो चुकी है। 4 बटन है एंड 3 एडिट टेक्स्ट है। अब हमें क्या करना है, ये आपको अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये एरर किस चीज़ के लिए, एक्सपेक्टेड कहाँ छूट गया है इसका, ओके, क्लास का एक छूट गया है, ठीक है। अब हम इसमें एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एसक्यूएलाइट हेल्पर क्लास को एक्सटेंड करेंगे, मतलब हमारी जावा क्लास एक्सटेंड करेंगे एसक्यूएलाइट हेल्पर से। अब न्यू जावा क्लास, इसका नाम ले लेते हैं डीबी हेल्पर। यहाँ पे हो चुका है, एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ये मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, तो ये हमें 2 चीज़ के लिए, 3 इसके हमको यूज़ करने पड़ेंगे मेथड्स। एक तो हम इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, ऑन क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे और ऑन अपग्रेड यूज़ करेंगे। हालांकि ऑन अपग्रेड की भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको यहाँ पे इस टाइप से एरर बताएगी, तो आपको इम्प्लीमेंट मेथड्स करनी है। आपको इम्प्लीमेंट मेथड्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड यहाँ पे दिख रही है, और हम इसको ओके कर देते हैं। अभी भी आ रहा है क्योंकि इसको कंस्ट्रक्टर की एक्सपेक्टेशन है, तो हम अभी कंस्ट्रक्टर भी इसका क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर ले लिया है। ये देख रहे हैं आप, एसक्यूएलाइट डीबी हेल्पर,
और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है तो DB हेल्पर, और ये इंटर्न एक्चुअली सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम स्टैटिक भिजवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको कंटेक्स्ट चाहिए। अब जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो मेन एक्टिविटी के थ्रू इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाके हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, जैसे DB हेल्पर का ही तो ऑब्जेक्ट होगा वो जो हमें डेटा बनाना है। तो यहाँ पे DB हेल्पर्स फॉर एग्जांपल DB लेती हूँ मैं, है ना। अब ये DB है तो DB को चाहिए क्या, तो कंटेक्स्ट, तो DB इज इक्वल टू, काम करते हैं इसको, अब या तो हम इसको सब दें, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम सिर्फ कंटेक्स्ट पास कर देते हैं, और जब यहाँ हम कर रहे हैं तो इन सबको हम यहीं से दे देते हैं। तो इन सबको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देंगे, फैक्ट्री वर्जन इन सबको यहाँ से हटा देंगे, और इनकी वैल्यूज हम यहीं से पास ऑन कर देंगे। अब हमें चाहिए क्या, नेम, फैक्ट्री और नल। तो डेटाबेस का नाम ले लेते हैं हम, प्राइवेट स्टेटिक, बिकॉज हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम इस टाइप से भी ले सकते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स को हमेशा कैपिटल में लेना चाहिए, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ट्रायल DB। और अब हमें वर्जन, तो वर्जन यहीं पे हम 1 दे देंगे। यहाँ पे मैं डेटाबेस नेम दे देती हूँ, ये वाली स्ट्रिंग। फैक्ट्री पे भी नल दे देते हैं, और अभी हम वर्जन 1 दे देते हैं। जब अपग्रेड होगा तो हम इसको दूसरा वर्जन दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऑन क्रिएट में कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑन क्रिएट में हम करना क्या चाहते हैं, हमारा देखो डेटाबेस तो इससे बन जाएगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये trial.db नाम से हमारा डेटाबेस बन जाएगा। अब हम एक्चुअली टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वैसे तो हमें पूरी स्ट्रिंग बेसिकली वही करनी है जो SQLite है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको MySQL आता होगा, तो SQLite के सिंटेक्स ज़्यादा टफ नहीं है, आप तो कोई डॉक्यूमेंटेशन इसका स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं क्रिएट टेबल वाला सिंटेक्स इसमें यूज़ कर लेती हूँ, तो वो हम थोड़ा इसी एप्लीकेशन से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपको मेरा एम अभी फ्लो समझाना है। और मैंने आपको बोला था कि हम एक और क्लास यूज़ करेंगे SQLite डेटाबेस। अभी तक हम दूसरी क्लास यूज़ कर चुके हैं, पहली कौन सी थी, SQLite ओपन हेल्पर। अब कौन सी यूज़ कर रहे हैं, SQLite डेटाबेस, एंड ये हमको हेल्प करेगा टेबल क्रिएट करने में। इसने हमको हेल्प करी है किसको क्रिएट करने में, डेटाबेस को। इसी के मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर कौन सा पास कर रहे हैं अब, SQLite क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम DB से की मेथड यूज करेंगे एग्जीक्यूट SQL, और जब एग्जीक्यूट SQL ये यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि हमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे तब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट होगा, अभी डेटाबेस तो यहाँ से क्रिएट हो गया था, इसके थ्रू हमारी टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। अभी इंसर्ट डिलीट वगैरह नहीं होंगे, इंसर्ट ऑपरेशन हमें अभी करना पड़ेगा। तो इंसर्ट ऑपरेशन के लिए अब हमें यहाँ पे यूजर डिफाइंड मेथड्स लिखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम पब्लिक बूलियन इंसर्ट डेटा। अब इंसर्ट डेटा के लिए हमें चाहिए क्या, हम 3 चीज़ें वहाँ से भिजवाना चाहते हैं, यूज़र नेम, ऊपर देखिए यहाँ पे क्रिएट डेटा, अच्छा मैंने कॉपी तो ये टेबल कर लिया, MSc लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, MSc लॉगिन ही चलने देते हैं। और हमें 3 चीज़ें चाहिए, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ID ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो हमें चाहिए नहीं। अभी स्ट्रिंग नेम ये हम मेन एक्टिविटी के थ्रू पास करेंगे, क्योंकि एडिट टेक्स्ट तो हमने वहीं डिक्लेयर कर रखे हैं उसी के लेआउट में, तो वहीं से हमें मिल जाएंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमें करना क्या है,
ये ऐड रिटर्न स्टेटमेंट अभी रुकी है, अभी रिटर्न स्टेटमेंट हम लिखते हैं, है ना। और सबसे पहले तो हमें SQLite डेटाबेस का राइटेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम एक काम करते हैं, इसको ग्लोबल बना लेते हैं। आप चाहें तो लोकल भी डिक्लेयर करके अंदर ही क्लोज भी कर सकते हैं, यहीं पे एक्चुअली डिक्लेयर करके इसको यूज़ करके क्लोज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे से वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिएगा। हम अंदर ही कर लेते हैं इसको। और ये एरर किस चीज़ की आ रही है, तो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब हम DB को यूज़ करते हैं। DB को यूज़ करने से पहले हम कंटेंट वैल्यू क्लास यूज़ करते हैं। देखो, या तो आप इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़, है ना। उससे बेटर है एक्चुअली कंटेंट वैल्यूज़ को क्लास को यूज़ करना। ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है और सिस्टमेटिक भी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये C नाम दिया हुआ है, C में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये की कॉमा वैल्यू के फॉर्मेट में ऐड कर देंगे हम, C.put। अब ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे नेम लिया है तो यहाँ पे नेम ही होना चाहिए, N कैपिटल भी नहीं चलेगा। सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर बना रहा है, तो सीक्वेंस आप कोई भी लेंगे वो उसकी पेयर अपने आप बना लेगा। और सीक्वेंस का मतलब है मेरा कि आप पासवर्ड पहले लिखते हैं या नेम पुट पहले करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नेम और C.put। अब हम पासवर्ड डाल लेते हैं। हमने क्या दिया है, पूरा ही दिया हुआ है ना पासवर्ड, अदरवाइज ये बाद में बहुत परेशान करता है। अब हमको कॉल करना है db.insert मेथड। हमने ऊपर यहाँ पे कौन सी कॉल करी थी, एग्जीक्यूट SQL। अब हम पूरा SQL स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम तो db.insert करके हमको इंसर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। और हमको इसमें दो चीज़ें बतानी है कि हम कौन सी टेबल में एंटर करना चाहते हैं, तो हम MSc लॉगिन में एंटर करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें और चाहिएगी, इसमें भी फैक्ट्री चाहिएगा। अब अभी सेकेंड पैरामीटर अभी नल दे दीजिए, नल कॉलम हैक जो है, और उसमें कौन सा कंटेंट वैल्यू। अब ये कुछ रिटर्न करेगा। अगर ये सक्सेसफुली रिटर्न हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और नहीं तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम एक काम करते हैं, लॉन्ग आर ले लेते हैं, और ये लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए लॉन्ग आर ले लिया मैंने। अब इस वैल्यू को हम रिटर्न करवा लेते हैं। तो रिटर्न कराने के लिए हम कर लेते हैं इफ r इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं ट्रू, एल्स में रिटर्न कर लेते हैं हम फॉल्स। ठीक है। अब ये इंसर्ट डेटा हम कॉल कहाँ करेंगे, तो ये हम कॉल करेंगे मेन एक्टिविटी के थ्रू। अब मेन एक्टिविटी में इफ़ यू रिमेंबर हमने एक डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो ये जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब वो डेटाबेस तो क्रिएट हो चुका है। अब हमको करना है कि इंसर्ट मेथड कॉल करनी है। अब वो किसके क्लिक पे हम करना चाहते हैं इंसर्ट मेथड, ऑफ कोर्स इंसर्ट बटन के क्लिक पे। क्या नाम है इसका, हमने फाइंड तो किए हैं। अच्छा ओके, btn कैपिटल इंसर्ट। अब हमें ये तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं 3, जिसको हम फिर बाद में पास भी करेंगे उधर, edt name डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। चाहे तो प्रीमिंग भी कर सकते हैं,
ट्रिमिंग करना चाहिए वैसे तो, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि आगे पीछे स्पेस ना हो। कर देते हैं। देखिए अभी ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव नहीं होगा पासवर्ड, है ना, उसके लिए आपको अलग से मेथड्स यूज करनी पड़ेगी। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम मेथड कॉल कर लेंगे db डॉट, इसकी मेथड कॉल करनी है हमको, तो देखिए db डॉट कॉल करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे ऑन क्रिएट है, इंसर्ट डेटा हम नहीं बनाई है। अब इसको हम कॉल करते हैं, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि इसको 3 पैरामीटर्स चाहिए, नेम, यूनेम और pwd। ठीक है, और ये कुछ हमें रिटर्न भी कर रहा था, बुलियन रिटर्न कर रहा था, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम बुलियन चेक लगा देते हैं और इसको हम ले लेते हैं ऐसे। एक काम और करना चाहिए हमें कि ये ब्लैंक अगर हो तो हमें इंसर्ट नहीं करने देना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक पे अगर क्लिक कर देगा ना यूज़र तो ब्लैंक वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। तो इफ नेम डॉट इक्वल्स स्पेस और यूनेम तो हम यूज़र को बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ भैया वैल्यू डाल दो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस कॉमा एंटर डेटा एल्स में हम क्या करना चाह रहे हैं, ये मेथड कॉल करना चाह रहे हैं। इसको प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है, वैसे एल्स में ये सिंगल स्टेटमेंट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसमें भी ज़रूरत है क्योंकि इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करना। अब या तो ये कॉल होगा ये कॉल होगा, या तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा तो यूज़र को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज अब हम क्या करते हैं, हम चेक को चेक कर लेते हैं। अब हम सेम ये ऐसे ही कर लेते हैं, अगर ट्रू रहा तो हमें पता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ओके, हम डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देते हैं, तो ये ट्रू तभी होगा, और चाहे तो हम ये तीनों इसी में भी रख सकते हैं, ये बेटर है, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम ये मेथड कॉल हुई नहीं तो चेक में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। अब इसको हम चला के देखते हैं कि इंसर्ट, अभी व्यू नहीं होगा, अभी सिर्फ इंसर्ट वैल्यूज होगी, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो
तो ये हमारे पास ये वैल्यू ये आ चुका है और मैं यहाँ पे SSS कर देती हूँ, SSS और ये SSS कर देते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्शन फेल्ड। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये फेल क्यों हुआ है। ये मैंने अभी जो हमने ये DB ग्लोबल बनाया था उसकी जगह मैंने इसको अभी लोकल डिक्लेयर कर दिया है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लोकल ले लेते हैं और फिर जब हमारा काम हो जाता है तब इसको क्लोज कर देते हैं। लेट अस सी कि शायद ये काम कर जाए। जब आप लोग भी काम करेंगे तो कुछ अलग टाइप्स की एरर रेज हो सकती है, बट आप पेशेंस से करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगी। पहले तो हम ये भी कर लेते कि इंसर्ट यस ब्लैंक किया तो वो हमको अलाउड नहीं कर रहा है। अब मैं एक रिकॉर्ड TTT इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड आ चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने व्यू तो बनाया है नहीं इंसर्ट, तो हम क्या करेंगे रनिंग डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। हमने पहले भी ये यूज़ किया है। कब यूज़ किया है? जब हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ कर रहे थे। अब हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे, फिर डेटा में जाएंगे, यहाँ क्लिक करके हमारा प्रोजेक्ट का नाम है DB एग्जाम्पल, तो DB एग्जाम्पल के नाम से सर्च करेंगे। अभी चेक कर लेना ऊपर के वही है ना जो आप लोग AVD यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पता नहीं किसका है, रुको रिफ्रेश कर लेते हैं। DB एग्जाम्पल कैसे नहीं दिखा यहाँ पे? DB एग्जाम्पल ओके, ये रहा db.com.example। अच्छा example.db एग्जाम्पल है और फिर यहाँ जाके ये देखिए डेटाबेसेस, पहले नहीं था ये डेटाबेसेस है ना। और हमने पिछली बार देखा था कि जब हमने शेयर प्रेफरेंसेस क्रिएट किया तो शेयर प्रेफरेंसेस आ गया था। हमने ये ट्रायल DB बनाया था यहाँ पे, तो trial.db आ चुका है। अब हम इसको ऐसे नहीं यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। अगर यहाँ पे ओपन डबल क्लिक करेंगे तो ये जंक कैरेक्टर आएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक SQLite ब्राउज़र DB ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसको सेव एज करते हैं और कोई भी लोकल फाइल में सेव कर लेते हैं, लोकल फोल्डर में। DB में जाके मैं जनरली यहाँ पे मैं सारे चीज़ें स्टोर करती हूँ, तो मैं भी यहाँ कर लेती हूँ। एंड्रॉयड कंटेंट्स में चलो की नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने trial.db सेव कर लिया। सक्सेसफुली डाउनलोडेड 1 फाइल। अब आपको DB इसको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं DB ब्राउज़र में। मैंने SQLite DB ब्राउज़र ये रहा। आप जब डाउनलोड करेंगे SQLite DB ब्राउज़र तो ऐसा दिखेगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं जो हमने अभी डेटाबेस कॉपी किया था। MSc लॉगिन नाम का टेबल आ चुका है। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके ब्राउज करूंगी तो देखिए अपन ने 2 रिकॉर्ड डाले थे यहाँ पे SSS और TTT, तो ये दोनों आ चुके हैं। अब जब भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मली जो मैं भी क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, दैट इज यहाँ पे तो इंसर्ट करते जाते हैं और उधर देखते जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। इंसर्ट कर रहे हो तो वो AVD में जो स्पेस है वहाँ पे एक्चुअली ये डेटाबेस अपडेट हुआ है। तो बार बार अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके सेव एज करके फिर से उस फाइल को ओवरराइट करना पड़ेगा। फिर आप DB ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो वो आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे।
है ना। और इसकी बजाय बेटर है कि इतना काम हो जाए तो अपन व्यू के ऊपर एसक्यूएल क्वेरी फायर करके ही देख लेते हैं कि हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो पे को यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है काफ़ी काम। आप पहले इतना क्रिएट कर लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि इसको हम व्यू कैसे कर सकते हैं डेटाबेस।